शासकीय महाविद्यालय धौलपुर एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को, जैसा कि मैंने पिछले अपने अध्ययन में आपको नगरीय समाजशास्त्र के विषय सामग्री के बारे में जानकारी दी थी, उसके अगले क्रम में मैं आज आपको नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र और उपागम के बारे में जानकारी दूंगी। नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र से हमारा मतलब है कि इसके अध्ययन के लिए हमें किन किन क्षेत्रों में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसका मतलब कि किन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, ये किस प्रकार की इसकी संरचना है। तो इसमें जो है, अगर हम देखें नगरीय समाजशास्त्र को, तो ये अभी विकासोन्मुख अवस्था में है। नए नगरों का विकास हो रहा है, इसलिए इसके क्षेत्र में हमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्क एवं वर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पार्क एवं वर्गेस के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र इस प्रकार से है: परिस्थिति शास्त्र, सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन। परिस्थिति शास्त्र को पार्क एवं वर्गेस ने 2 भागों में विभाजित किया है: मानव परिस्थिति शास्त्र और सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। परिस्थिति शास्त्र का हम सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है कि इसमें हमें भौगोलिक और सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना है। हम देखते हैं कि नगरों में जो है, उसके अध्ययन क्षेत्र में अलग अलग नगरों की प्राकृतिक और भौगोलिक, कस्बों की, महानगरों की, सबकी जो है कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं और उनका वहाँ पे रहने वाले समस्त लोगों पर या मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। परिस्थिति शास्त्र की जो 2 शाखाएं हैं, उनमें से एक है मानव परिस्थिति शास्त्र और दूसरी है सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। मानव परिस्थिति शास्त्र में भौगोलिक और पर्यावरणीय क्षेत्र का मानव के ऊपर जो प्रभाव होता है, पर्यावरण में जो प्रदूषण या अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में अध्ययन जो है वो हम इसमें मानव परिस्थिति शास्त्र में करते हैं। और सामाजिक परिस्थिति शास्त्र में विभिन्न नगरों में हमें अलग अलग प्रकार की कुछ विशेष सामाजिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, वो मतलब सामाजिक परिस्थिति शास्त्र होता है। अगला है सामाजिक संगठन। पार्क और वर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नगरों के जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, जैसे परिवार, आर्थिक समितियाँ, राजनीतिक समितियाँ, मनोरंजनात्मक संगठन, विभिन्न सामाजिक वर्ग एवं संस्थाओं आदि को भी रखा है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक समूह को भी सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विघटन अगला जो क्षेत्र है वो है। पार्क और वर्गेस ने ये बताया कि हमें नगरीय जीवन में केवल हमें उनके संगठन या मतलब कि सांस्कृतिक, पारिवारिक, इन राजनीतिक विशेषताओं का ही अध्ययन नहीं करना है। हर समाज में कई समस्याएं भी होती है, उसी प्रकार से नगरीय जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। नगरों में बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां भी हैं जो समाज में अनेक समस्याएं भी पैदा करती हैं। अतः नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक विघटन से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, गंदी बस्ती, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण आदि। इन सब का अध्ययन भी हमें नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में या विषय क्षेत्र में करना है। नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र समय एवं चयनित स्थान के भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। नगरीय समाजशास्त्र के यदि हम उपागम के बारे में देखें तो विक्टर एस डिसूजा के लेख अर्बन स्टडीज़ ए ट्रेंड रिपोर्ट में अपना मत प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि नगरों के अध्ययन की विधा भारत में सर्वप्रथम 1951 की जनगणना के बाद से प्रारंभ हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र का इतिहास जो है भारत में काफ़ी लघु है या बहुत छोटा है। प्रारंभ में नगरीय अध्ययनों में अध्ययन का उपागम सांख्यिकी था। चाहे हम 1951 की जनगणना की रिपोर्ट देखें
उसमें जो सबसे पहली बार नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर अलग अलग प्रकाशित हुई थी। उसके पहले जो है जो जनगणनाएं हमारे देश में हुई थी, उसमें कभी भी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1936 में सबसे पहली जनगणना हुई थी, उसमें कहीं भी नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या को अलग अलग नहीं दर्शाया गया था। उसके बाद में 1961 का जो प्रतिवेदन हुआ, जनसंख्या प्रतिवेदन, उसमें भी 1951 वाली स्थिति ही देखी गई। 1951 और 1961 की जनगणना के प्रतिवेदन रिपोर्ट ने नगरीय अध्ययन क्षेत्र के लिए हमें द्वितीयक स्रोत, अध्ययन के द्वितीयक स्रोत प्रदान किए, और वो काफ़ी बड़े भंडार के रूप में प्रदान किए। और इसके अलावा हमारे जो स्रोत हैं अध्ययन के नगरीय क्षेत्र के, अन्य स्रोत हैं, द्वितीयक स्रोत, वो है राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और तथ्यों का तीसरा स्रोत है अनुसंधान योजना समिति, जिसे हम योजना आयोग के नाम से भी जानते हैं। जो ये उपयुक्त स्रोत के आधार पर अधिकांश जो अध्ययन रहे हैं, लेकिन वो सब सांख्यिकी हैं, और इनका जो है सांख्यिकी जो अध्ययन है या जो सांख्यिकी जो प्रतिवेदन है, उनका हम सिद्धांत निर्माण नहीं कर सकते उनसे। तो डिसूजा की ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार दूसरा उपागम तुलनात्मक उपागम है। पहला है सांख्यिकी और दूसरा है तुलनात्मक। तो क्या एक ही नगर के दो अलग अलग समय को लेकर अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, जे.एस. बंसारा ने 1968 में तुलनात्मक अध्ययन को निम्न शीर्षकों के आधार पर विश्लेषित किया। उन्होंने कहा हम जनसंख्या के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, भाषा, कुटुंबों का धर्म, शिक्षा, आंतरिक प्रवास, व्यवसाय, उद्योग, आय, रोजगार और बेरोजगारी, आवास, परिस्थितियाँ और सामाजिक जीवन, इन सब के आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और यही हमें आगे चलकर नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। और अब हम, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी इसी उसमें तथ्यों को बताते हुए कि हमें सामाजिक संगठन के बहुत सारे मतलब कि वो कारक ले सकते हैं हम अपने अध्ययन में, और सामाजिक विघटन के रूप में भी ले सकते हैं। और इससे हमें नगरों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इन अध्ययनों से उन नगरों की समस्याओं को दूर करने के लिए नई योजना के निर्माण में बहुत सहायता आगे मिल सकती है। अगले अपने लेक्चर में मैं आपको नगरीय समाजों के अध्ययन के उपागम के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। धन्यवाद।